नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरडी ग्लोस पर। और आज हम पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, कक्षा 9। इससे पहले आपने पढ़ा है सामाजिक न्याय और कानून। ठीक है, तो 8th की पुस्तक थी आपकी और ये 9th क्लास की पुस्तक है। अब थोड़ा हम लेवल बढ़ा रहे हैं अपना, अब हम थोड़ा हाई लेवल पे जा रहे हैं। और जो पॉलिटिक्स है आपका जो पॉलिटी की बुक है और पॉलिटी जो है आपकी, उसे अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसे भी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये आपका अध्याय 2 है। पहला अध्याय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, इसलिए उसके जो क्वेश्चन है, उस बुक के क्वेश्चन है वो इसमें नहीं दिए गए हैं। तो अध्याय 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका हमेशा से ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहा है। संविधान निर्माण। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था। कथन 2, मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात शामिल थी। कथन 3, 1931 के कराची अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है इन तीनों कथनों में से कौन से कथन आपके सही होंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है 2 और 3 और डी है उपयुक्त सभी। तो ये जो है ऑप्शन आपके सभी सही हैं। संविधान के संदर्भ में आपके ये सभी कथन सत्य हैं। व्याख्या। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था। मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात शामिल थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को आप पहले ही पढ़ सके हैं। सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। वयस्क का मतलब होता है जो 18 साल की उम्र आयु पूर्ण कर चुके हैं आपकी। साथ ही 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी। अतः दिए गए आपके सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। कथन 2, संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। कथन 3, संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। कथन 4, महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना कौन से कथन आपके सत्य हैं। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है 1, 2 और 3, सी ऑप्शन है 1, 3 और 4 और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ए, केवल 1 और 2 कथन आपके सही हैं, बाकी 3 और 4 आपके गलत। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे, देखिए, जो कांग्रेसी नहीं थे। ये पॉइंट आपका सही है। संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। सभी लोग थे वहाँ, चाहे वो कोई जाति के हों या किसी भी वर्ग के हों, तो सभी का वहाँ प्रतिनिधित्व था। तीसरा यहाँ पे पॉइंट था, संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। तो ऐसा नहीं था, सभी की जो विचारधारा थी वो एक समान नहीं थी, वो सब अलग अलग थी। महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, महात्मा गांधी तो संविधान सभा का हिस्सा ही नहीं थे, तो वो भूमिका कहाँ से निभाते? वो हिस्सा इसलिए नहीं थे क्योंकि भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के विचार आपस में नहीं मिलते थे, तो इसलिए गांधी जी ने संविधान सभा का हिस्सा का सदस्य होने से मना कर दिया था। व्याख्या पढ़ते हैं हम इसकी। संविधान सभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी।
हालांकि उस समय संवैधानिक मताधिकार लोगों को प्राप्त नहीं था, इसलिए संविधान सभा के जो सदस्यों का जो चयन था वो जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकी। सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों सन 1937 में, प्रथम प्रांतीय असेंबली तथा 1946 में द्वितीय प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए थे, इन्होंने किया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह व विभिन्न विचारधारा के लोग थे। सामाजिक रूप से इस सभा में हर समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। बहुत से सदस्य संविधान सभा में ऐसे भी थे जो गैर कांग्रेसी थे, इसलिए कथन 1 और 2 आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी इसमें थोड़ा और है यहाँ पे। इस सभा में देश के लगभग सभी समूह के व विभिन्न विचारधारा के लोगों का प्रतिनिधित्व था। इस सभा में उपस्थित सभी सदस्यों की विचारधारा एक नहीं थी। साथ ही देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गांधी जी इस सभा में शामिल नहीं थे। हालांकि गांधीवादी विचारधारा के समर्थक इस सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, इसलिए कथन 3 और 4 आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वह भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। कथन 2, अंबेडकर गांधी व उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। जो अंबेडकर थे वो गांधी व उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना कौन से कथन सत्य हैं। ए केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही 2। तो केवल एक कथन यहाँ पे आपका सही होगा। जो भीमराव अंबेडकर थे वो खुद भेदभाव के बीच पले बढ़े थे, क्योंकि वो खुद निम्न जाति के थे और उन्होंने इसे जाति व्यवस्था को ख़त्म करा था। तो वो ऐसा ही भारत चाहते थे जिसमें भेदभाव ना हो और गैर बराबरी और बराबरी की बात की जाए। कथन जो था आपका 2 है आपका, अंबेडकर गांधी व उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, तो ऐसा नहीं था। उत्तर ए आपका सही है। व्याख्या, भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के डॉक्टर अंबेडकर व महात्मा गांधी दोनों ही समर्थक थे, लेकिन दोनों की विचारधाराओं में अनेक अंतर थे। गांधी जी कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे। गांधी जी का मानना था कि जो व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म लेता है वह उसी वर्ग के कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ा विरोध करते थे। इसलिए आपका कथन 1 सत्य है, जबकि दूसरा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, जब आप संविधान पढ़ोगे तो उसके इंट्रो के लिए देखिए, जब मूवी स्टार्ट होती है, कोई भी मूवी स्टार्ट होती है या फिर कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हो तो उसका छोटा सा एक इंट्रो होता है जिसमें उसका पूरा निचोड़ होता है कि आखिर इसमें क्या है। तो संविधान में भी यही है। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो एक उद्देशिका दी गई है, उद्देशिका या प्रेम्बल कहते हैं इसे अंग्रेजी में। तो उसमें एक प्रेम्बल दी गई है जो संविधान के पूरे निचोड़ को प्रस्तुत करती है कि संविधान में है क्या, भारत की कैसा देश है, भारत के नागरिक कैसे हैं, कैसा ये होना चाहिए। तो पूरी बात व्याख्या कुछ ही शब्दों में दी गई है। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि ये शब्द हैं, इन्हें एक क्रम में व्यवस्थित करना है कि संविधान में जो आपके पहले कैसे आते हैं। पहला है आपका समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है गणराज्य, चौथा है लोकतांत्रिक, पांचवा है प्रभुत्व संपन्न। तो आपकी जो प्रेम्बल है उसमें जो एक क्रम होता है, देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो पहले आएगा आपका 5वां संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यानी कि पहला 5-1 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। फिर आता है आपका पंथ निरपेक्ष यानी कि दूसरा
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये तो ये आपका ये क्रम बिल्कुल सही होना चाहिए। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, बाकी इसमें आगे हुए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये पूरी आपकी प्रेमबल हो जाती है। तो इसका जो कथन वो होगा 5, 1, 2, 4, 3, 2, 4 और 3, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये इसका सही होना चाहिए बी। बी, उत्तर बी। व्याख्या, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल कलाम आज़ाद की विशेषताओं के संदर्भ में सत्य है। ए, शिक्षाविद, 2, वे लेखक थे, तीसरा है धर्म के शास्त्रों के ज्ञाता थे और अरबी के विद्वान थे। ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 2, सी, 1, 2 और 3, उपयुक्त सभी। जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे अब्दुल कलाम आज़ाद, उनके बारे में बताना है यहाँ पे कि वो क्या थे। इसका जो कथन है उपयुक्त सभी है। वे एक शिक्षाविद भी थे, टीचर भी थे, वे एक राइटर भी थे, लेखक, वो धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भी थे और अरबी के विद्वान भी थे। अब्दुल कलाम आज़ाद का जो जन्म था वो सऊदी अरब में हुआ था। वे शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता व अरबी के विद्वान होने के साथ साथ कांग्रेस के अग्रणी नेता भी थे। वे मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के धुर विरोधी थे। वे स्वतंत्रता के पश्चात गठित पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी रहे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, जॉन मैथाई। आपको इनके क्रम से मिलाना है, इनको क्या क्या पद मिले थे और ये जैसे वल्लभ भाई पटेल क्या थे, तो इनके पद से इन्हें सुमिलित करना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी। तो ये सभी सुमिलित हैं आपके। वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री रहे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और जॉन मैथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। तो इसमें तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये तो आप सबको पता होगा। 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है, कोई है अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये पहले की तरह एक क्वेश्चन है, उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही हैं आपको ये बताना है यहाँ पे। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका सी है। पहला, राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे और तीसरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये गलत है आपका, इसे पढ़ते हैं। व्याख्या, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, ये आप याद रखिएगा। कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई थी, अतः युग्म 2 सुमेलित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका हमारा, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी है बलवंत सिंह और डी है भीमराव अंबेडकर। तो ये तो भीमराव अंबेडकर जी थे। देखिए, भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, लोकतंत्रात्मक, प्रभुत्व संपन्न। तो इसमें से बताना है आपको, जो 42वां संविधान संशोधन था आपका, उसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो आपके 3 शब्द जोड़े गए थे। एक पहला था आपका समाजवादी, दूसरा था पंथनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। इनकी 1, 2 और 3। इसका सी आंसर सही होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसका सी आंसर सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। और यहाँ पे आपका अध्याय 2 समाप्त हो जाता है और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय 3, चुनावी राजनीति। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में होने वाले चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ अंतराल में अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं उन्हें आम चुनाव कहते हैं। कथन 2, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए पद के लिए जो चुनाव होते हैं उन्हें उपचुनाव कहते हैं। कथन 3, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र से सिर्फ अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं। कथन 4, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कि आपके कौन से कथन सत्य हैं। तो ये सभी कथन आपके सत्य हैं, चारों की चारों। व्याख्या, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ अंतराल में अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं उन्हें आम चुनाव कहते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए पद के लिए जो चुनाव होते हैं उन्हें उपचुनाव कहते हैं। संविधान में कमजोर वर्गों के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जहां से सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़कर अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा व राज्य विधानसभा में इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। लोकसभा चुनाव में देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। इन सीटों से निर्वाचित व्यक्ति सांसद कहलाते हैं। तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है जो आपके लोकसभा चुनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता को सूची को व्यवस्थित किया जाता है व 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है। क्वेश्चन 2, 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जबकि विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको ये बताना है। तो आपका जो कथन है वो सी, दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या, प्रत्येक अगले चुनाव तक कुछ लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं,
इसलिए प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। वह जो लोग उस इलाके से चले जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष पर मतदाता सूची का नवीनीकरण भी इसी संदर्भ में किया जाता है। 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जबकि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए जो आयु है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्यसभा की उम्मीदवारी हेतु 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में एक इलेक्शन कमीशन है जो सभी चुनाव को कराता है, चाहे वो आपके किसी भी विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो आपके लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो आपके राज्यसभा के चुनाव हो। तो ये जिम्मेदारी जो है ये इलेक्शन कमीशन को दी जाती है। तो उसी के संबंध में पढ़ते हैं। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र व स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। कथन 2, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। उपयुक्त कथन से आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही 2। देखिए इसका जो आंसर है वो है ए। ये आंसर इसका सही है, केवल 1। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। व्याख्या, भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी व स्वायत्त संविधान निकाय है जो देश में चुनाव करवाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपने कार्यों के निष्पादन में निर्वाचन आयोग कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं, अर्थात नियुक्ति के पश्चात निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होते। इसलिए आपका जो कथन 2 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। कथन 1, मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना। कथन 2, उम्मीदवार द्वारा वादा करना कि चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलवाएगा। कथन 3, उम्मीदवार या उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वायदों को लेकर कंबल बांटना। कथन 4, उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को मंदिर में ले जाकर उनको अपने उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाना। ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4 और डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका उत्तर सी। एक, 3 और 4। कथन 1, 3 व 4 तीनों ही चुनाव की आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है, क्योंकि तीनों ही कथनों में मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, जबकि कथन 2 में चुने जाने के बाद वादा पूरा करने को कहा गया है। इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है। कथन 2, यह आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को सजा देता है। कथन 3, चुनाव के दौरान आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात
अधिकारियों का नियंत्रण सरकार के हाथ में ना होकर चुनाव आयोग के हाथों में होता है, वे आयोग के अधीन ही काम करते हैं। इनमें से आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 1 और 3, सी है 1, 2 और 3, डी है उपयुक्त सभी। तो आपके ये सभी कथन सत्य हैं इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में। आजकल तो वोटिंग वैसे भी स्टार्ट ही हैं, तो आप ये पढ़ ही रहे होंगे, तो आपको इतना टफ नहीं लग रहा होगा, तो थोड़ा आपका रिपीट यहाँ पे हो जा रहा होगा। व्याख्या। चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगा सकता है। यदि चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्रों में मतदान ठीक से नहीं हुआ है, तो वह उन क्षेत्रों में पुनः चुनाव करवा सकते हैं। यदि शासक दलों को चुनाव आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, तो भी चुनाव आयोग का निर्णय मान्य ही होता है। यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र व शक्तिशाली ना होता, तो यह संभव ही नहीं था। क्वेश्चन 6, नीचे दी गई कूट की सहायता से चुनाव प्रणाली के संदर्भ में नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपने पढ़ाई है, जो भी 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन सभी नागरिकों को वोटिंग का अधिकार। कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। नहीं, ये आपका नहीं होगा, ये अभी इसमें 2 और हैं। तो पहला तो आपका जो है ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये तो आपका 2 से ही मिलेगा। इसे हम आगे पढ़ते हैं, ये किससे जाएगा। सी है खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और डी है एक मत एक मोल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मताधिकार, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, सभी पार्टियों को बनाने तथा चुनाव लड़ने की आज़ादी, एक मत एक मोल, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदान। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। ए, मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। बी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं। सी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। और डी है स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका बी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं। तो ये कथन आपका गलत है, बाकी सभी तीनों कथन जो शेष हैं वो सही हैं। व्याख्या, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान नहीं हैं। दिल्ली की लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, जबकि 6 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों की संख्या 1-1 है। अन्य सभी कथन सत्य है। नोट, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 9 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ। देखिए, चलिए क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं पहले। ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है इंदिरा गांधी, डी है राजीव गांधी। तो यह है राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। पहले जो वोट डालने की जो आयु होती थी वो 21 वर्ष होती थी, तो ये बाद में 61वें संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और हाल ही में जो शादी की उम्र है उसे 18 वर्ष की आयु से बढ़ाकर 21 वर्ष
कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। ये कब हुआ आपका 2021 में हुआ, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कम करने का कार्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। अब हमारे देश में 18 वर्ष और इससे ऊपर के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है, क्षेत्र की विशेष व्यवस्था है। स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन आपके सत्य हैं। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ए, केवल एक। पहला कथन आपका सत्य है, दूसरा कथन आपका गलत है। व्याख्या, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने और जनप्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था है, इसलिए कथन एक सत्य है। स्थानीय निकाय के निर्वाचन में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है, आपका कथन जो है 2 है वो असत्य है। यहाँ पे आपका अध्याय 3 भी समाप्त हो जाता है और नया अध्याय 4 स्टार्ट हो जाता है, संस्थाओं का कामकाज। इस अध्याय को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।